नमस्कार दोस्तों, मैं भानु प्रताप सिंह, मिशन सक्सेस सीटेड क्लासेस। चलिए आज हम लोग पुनः आ गए हैं सीडीपी का क्वेश्चन लेकर के। आज क्वेश्चन जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर के शुरुआत किया जाएगा और आगे तक चलेंगे। देखते हैं आपका 71 से 80 होगा या 90 होगा, जितना होगा आज हम लोग करेंगे उसको। तो जुड़िए सभी लोग भानु सर से, मिशन सक्सेस सीटेड क्लासेस से। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए। कमेंट करिए कि क्या समझ में आ रहा है, कुछ कमियां हैं। यदि कुछ कमियां हैं तो जरूर बताएं आप कि हाँ सर ये कमी है, उसको थोड़ा सुधार करिए। कमेंट जरूर करें आप, आंसर दें। आप पढ़ें तो आंसर दें कि इसका आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, क्या होगा। और सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने मित्रों में शेयर करिए। या यदि आपके मित्र जो बीएड करता हो, डीएलएड करता हो, मित्र ही नहीं आपके परिवार के लोग, आपके रिलेटिव, आपके पड़ोसी जो भी हैं, उनको बताएं आप कि भानु सर से जुड़ें, मिशन सक्सेस से। उनका क्लास चलता है, रोज रात में वीडियो अपलोड होता है। कुछ दिन में लाइव आ जाएंगे तो लाइव टाइम दे दिया जाएगा किस टाइम से हम लोग लाइव आएंगे, और बिल्कुल आप बेहिचक होकर के पढ़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 71 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग कहाँ भाई, तो क्वेश्चन नंबर 71 की ओर आते हैं कि 71 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है। 71 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। ये कई बार क्वेश्चन आ गए हैं कि भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील अवस्था कौन है भाई। तो जन्म पूर्व का समय, मध्य बचपन का समय, वयस्कावस्था या प्रारंभिक बचपन का समय। इसका आंसर बताइए कि भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है भाई, कौन सा है। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रारंभिक बचपन का समय। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। उम्र काल 2 से 6 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, अर्थात 2 से 6 वर्ष में बच्चे का भाषा विकास तीव्र गति से होता है। बच्चा जल्दी सीखता है, भाषा का सर्वोत्तम विकास होता है, इसलिए इस अवस्था को संवेदनशील, भाषा विकास के लिए संवेदनशील अवस्था कहा गया है। चलिए आगे क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, यदि आपको नहीं समझ में आए तो डिटेल से पढ़ाए हुए हैं हमारे पीछे वीडियो, आप देखें पहले जो पढ़ाया गया है। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर आते हैं कि एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। क्वेश्चन है आपका कि एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। अब बताइए कि एक 6 वर्ष की लड़की है, खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। लड़की बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है खेल में और माता पिता भी क्या है भाई, खिलाड़ी हैं। अर्थात माता पिता खिलाड़ी हैं और बच्चे भी, उनकी बच्ची भी अच्छी खिलाड़ी है। कहने का मतलब ये आनुवांशिकता हुआ। और आगे उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजते हैं। उसे नित्य रोज कहाँ भेजते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजते हैं। अर्थात उसे वातावरण भी अच्छा दे रहे हैं, वातावरण भी अच्छा दे रहे हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण भी वो खुद देते हैं प्रशिक्षण। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम है। ऑप्शन फर्स्ट आनुवांशिकता और पर्यावरण, ऑप्शन 2 वृद्धि और विकास, ऑप्शन 3 स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, और चौथा है अनुशासन और पौष्टिकता। इसका आंसर क्या होगा जी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आनुवांशिकता। आनुवांशिकता और पर्यावरण, आनुवांशिकता और पर्यावरण आंसर होगा। एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का, कैसे भाई, खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है लड़की और उसके माता पिता दोनों क्या हैं, खिलाड़ी हैं। मेरे माता पिता खिलाड़ी हैं और हम भी खिलाड़ी हैं, तो ये तो हमारी जेनेटिक्स है, आनुवांशिकता है। और माता पिता खिलाड़ी भी हैं और उस बच्ची को प्रैक्टिस के लिए भेजते भी हैं, रोज नित्य भेजते हैं और उसको प्रशिक्षण भी सप्ताह के अंत में एक दिन देते हैं। अर्थात कहने का मतलब कि आनुवांशिकता के साथ साथ वातावरण भी दे रहे हैं ताकि बच्चे की जो विकास हो सके वो अधिकतम हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। किसी भी व्यक्ति का विकास
तभी ज्यादा होगा, सर्वोत्तम होगा जब बच्चे की आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों अंतःक्रिया का परिणाम होगा। अर्थात बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों की भूमिका होती है, और बच्चा टॉप क्लास का विकास तभी करेगा जब आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों हो। यदि आनुवंशिकता अच्छा होगा और पर्यावरण अच्छा नहीं होगा तो बच्चे का विकास अच्छा से नहीं हो पाएगा। यदि वातावरण पर्यावरण अच्छा होगा, परिवेश अच्छा होगा और आनुवंशिकता अच्छा नहीं होगा, फिर भी बच्चे का विकास अच्छा नहीं होगा। अर्थात बच्चे के विकास के लिए आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का होना जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 73 की ओर आते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन का क्या रहा है भाई? तो 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? अब बताइए कि आपका आरटी 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, आरटीई 2009 किसकी बात करता है भाई? किसकी वकालत करता है? समावेशी कक्षा की करता है, पृथकीकरण कर का करता है, मुख्य धारा शिक्षण का करता है, या एकीकृत शिक्षा का करता है? आप बताइए किसका करता है? आरटीई 2009 किसका वकालत करता है? वकालत मतलब किसको कहता है कि लागू किया जाना चाहिए? आप बताइए इसका आंसर। हाँ बिल्कुल, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा की बात करता है। ध्यान रखेंगे, किसकी बात करता है भाई? समावेशी शिक्षा की बात करता है। किसकी बात करता है? समावेशी शिक्षा की बात करता है। आरटी 2009 समावेशी शिक्षा की बात करता है। एनसीएफ 2005 समावेशी शिक्षा की बात करता है। एनईपी 2020 समावेशी शिक्षा की बात करता है हमेशा। तो आप बोलेंगे कि सर समावेशी शिक्षा है क्या? तो वैसी शिक्षा जिसमें सभी प्रकार के बालक एक साथ एक जगह बैठ करके पढ़ते हैं, समान और विशिष्ट सभी प्रकार के बालक एक साथ एक कक्षा में बैठ करके पढ़ते हैं, समावेशी कक्षा कहलाएगा। और हमेशा एनईपी 2020 जो है, आरटी 2009 है, एनसीएफ 2005 है, ये हमेशा समावेशी कक्षा की बात करता है। ये कहता है कि बच्चे को कभी भी पृथकीकरण न करें, बच्चे को अलग अलग न बैठाया जाए, बच्चे को वर्गीकृत न किया जाए। पृथकीकरण का मतलब होता है अलग अलग करना, पृथक कर देना, बांटना, अलग करना, अलग अलग बिठाना। और एनसीएफ 2005, आरटी 2009, एनईपी 2020 कभी भी बच्चों को अलग अलग बैठाने की बात नहीं करता है, सभी प्रकार के बालों को एक साथ एक कक्षा में बैठाने की बात करता है। आरटी 2009, एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 अलग अलग करने की बात नहीं करता, पृथकीकरण की बात नहीं करता। ध्यान रखिएगा, वर्गीकरण की बात नहीं करता है, अलग अलग बैठाने की बात नहीं करता है। मुख्य धारा शिक्षण, ध्यान रखिएगा, मुख्य धारा शिक्षण की बात करता है, एकीकृत शिक्षा की बात नहीं करता, एकीकृत शिक्षा की बात नहीं करता। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा एक, समावेशी शिक्षा भी आंसर है और मुख्य धारा शिक्षण भी है कि बच्चे को मुख्य धारा से जोड़ना है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन सबसे ज्यादा परफेक्ट कौन है भाई? तो सबसे ज्यादा परफेक्ट है आपका समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत मुख्य धारा शिक्षण भी आ जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 73 का ये नंबर होगा बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 74 की ओर। क्वेश्चन नंबर 74 है कि यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में बोल रहा है कि यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। बोल रहा है कि किसकी विचारधारा है भाई?
कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो, तो ये किसका है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, समावेशी शिक्षा की बात है भाई। समावेशी शिक्षा का होता है, समावेशी शिक्षा की विचारधारा है कि सभी बच्चों को, किसको भाई? सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। कभी भी बच्चों में भेदभाव करने की बात समावेशी कक्षा नहीं करता। कहता है कि नियमित विद्यालय जो चलता है, विशेष विद्यालय की बात समावेशी कक्षा नहीं करता। नियमित विद्यालय जो चलता है उसमें रेगुलर कंटिन्यू बच्चे को जोड़ करके पढ़ाने की बात करता है। एनईपी 2020 कहता है और आपका या एनसीएफ 2005 का होता है कि बच्चे को हमेशा समावेशी कक्षा के तहत बच्चे को पढ़ाया जाए, बच्चे को क्लास में जोड़ करके पढ़ाई जाए। ध्यान रखें, सभी प्रकार के बच्चे को एक साथ बैठा करके पढ़ाया जाए, कभी भी बच्चों को अलग अलग ना किया जाए, सभी बच्चे पे समान ध्यान दिया जाए, समान आपका अधिकार हो, सारे बच्चों का अधिकार आप पे हो, बच्चे स्वतंत्र हो करके अपनी बातों को कह सकें, स्वतंत्र हो करके अपनी बातों को पूछ सकें, क्वेश्चंस पूछ सकें, ये उनमें स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये है आपका समावेशी शिक्षा। बच्चे के सर्वांगीण विकास की बात करता है, समग्र विकास की बात करता है कि बच्चे की केवल मानसिक विकास नहीं करना, बच्चे की मानसिक विकास के साथ साथ बच्चे में सामाजिक विकास करना है, बच्चे में नैतिक विकास करना है, बच्चे में भाषा विकास करना है, अर्थात सारे विकास बच्चे में करने हैं। ये कहता है समावेशी शिक्षा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही है। विशेष शिक्षा की बात नहीं करता है भाई, विशेष शिक्षा की बात नहीं करता, मुख्य धारा शिक्षा की बात नहीं करता, बहुल सांस्कृतिक शिक्षा की बात नहीं करता। सबसे बेस्ट क्या है? तो सबसे बेस्ट है समावेशी शिक्षा की बात करता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी सही है। क्वेश्चन नंबर 75 की ओर आते हैं हम लोग कि एक शिक्षक को चाहिए कि, क्या शिक्षक को चाहिए भैया? शिक्षक होंगे तो उनको क्या चाहिए बताइए? शिक्षक को क्या चाहिए? बोला है शिक्षक को चाहिए कि, क्या शिक्षक को चाहिए भाई? तो वह विशेष संस्कृतियों समुदायों के बच्चों को बढ़ावा दें। बोला है कि वह विशेष जो कोई विशेष संस्कृति है या समुदाय के बच्चों हों उनको बढ़ावा दें। दूसरा, वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करें। तीसरा है, यह संप्रेषित करें कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। और चौथा है कि वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करें। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? शिक्षक आप बनेंगे, आप बताइए कि आप शिक्षक बनेंगे, क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 4 में कौन सा सही है? जी बिल्कुल, इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन होगा आपका सी नंबर। ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल सही है कि एक शिक्षक होंगे तो यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में क्लासरूम में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। जब शिक्षक होंगे तो जितने भी संस्कृति के बच्चे होंगे उन सारे बच्चों को, सारे संस्कृति के बच्चों को सम्मान देना है, सबको महत्व देना है। कभी भी बच्चों में भेदभाव, कभी भी संस्कृतियों में भेदभाव नहीं करना है। किसी एक संस्कृति की बात आपको नहीं करनी है, सारी संस्कृति की बात लेकर के चलना है आपको, सारे समाज की बात करना है, सभी प्रकार के बच्चों की बात करना है, सबको समान रूप से महत्व देना है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन फर्स्ट है, वह विशेष संस्कृति समुदायों को बच्चों को बढ़ावा दे। विशेष की बात नहीं करना है, किसी विशेष संस्कृति समुदाय की बात नहीं करना, सबकी बात करना है, कभी किसी एक की बात नहीं करना, किसी विशेष की बात नहीं करना। ऑप्शन ए गलत है। वह विद्यालय के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी। बिल्कुल, बच्चों विद्यालय में जो संस्कृति, अलग अलग संस्कृति के बच्चे होते हैं, अलग अलग आपके विद्यार्थी होते हैं, उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं, तो उनको अनदेखी नहीं करना है, सबको महत्व देना है। ये ध्यान रखिएगा कि विभिन्नताएं जो होती हैं, अलग अलग बच्चे होते हैं, अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं क्लासरूम में, सोचने समझने की क्षमताएं अलग अलग होती हैं, विभिन्नताएं पाई जाती हैं, तो उन विभिन्नता को सम्मान देना है, कभी भी बच्चे को वर्गीकरण नहीं करना है, अनदेखी नहीं करना है, ये ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी, वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम, कभी भी बच्चों के बीच तुलना नहीं करना है। ये ध्यान रखिएगा कि बच्चों के बीच कभी भी तुलना नहीं करना है, ये ऑप्शन आपका गलत है। तो ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर गलत है, इसका आंसर होगा सी। वह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी 75 का सही है। क्वेश्चन नंबर 76 की ओर आते हैं हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है भाई, कि
कि बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, प्रभावी रूप से कब सीखेंगे, एक बच्चा इफेक्टिव रूप से कब सीखता है, अच्छा सीखता है कब, जब वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। ये पाठ्य पुस्तक जो बुक में कोई भी कंटेंट है उसको याद कर लेगा तो क्या वो प्रभावी रूप से सीखेगा? जी नहीं, कभी भी रटना नहीं है, याद नहीं करवाना है, ये गलत है। ऑप्शन बी, वे श्याम पट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। क्या जो क्वेश्चन दिया गया है उसका नकल करेंगे तो वो सही है क्या? जी नहीं, बच्चे यदि नकल करते हैं, यदि बच्चे नकल करते हैं तो वो सीख नहीं पाएंगे। जो क्वेश्चन सर शिक्षक ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे लिख दिए और वहीं शिक्षक बच्चा छाप रहा है, नकल कर रहा है, इसका मतलब बच्चे में चिंतन शक्ति का विकास नहीं हो रहा है। बच्चे का अपना कुछ भी नहीं है, वो तो शिक्षक का कॉपी कर रहा है, इसका मतलब बच्चे का विकास नहीं हो रहा है, ये भी गलत है। ऑप्शन 3 है, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग ले। यदि विभिन्न गतिविधि में, विभिन्न कार्यों में यदि बच्चा सक्रिय रूप से भागीदार होगा, भाग लेगा, तो सबसे ज़्यादा सीखेगा बच्चा, इफेक्टिव सीखेगा, ये बिल्कुल सही है। और चौथा है, शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। जी, बच्चों को कभी भी पूर्ण रूप से नियंत्रित नहीं करना है, ये निगेटिव वर्ड्स हैं। बच्चों के ऊपर नियंत्रण नहीं रखना है, बच्चे को स्वतंत्र छोड़ देना है ताकि बच्चे चीज़ों को स्वतंत्र रूप से कर सकें। समझ में आ रहा है क्या? बच्चे को के ऊपर नियंत्रण नहीं रखना, बच्चों के ऊपर नियंत्रण नहीं रखना, बच्चे को स्वतंत्र छोड़ देना है ताकि बच्चा चीजों को सीख सके, सुन सके स्वतंत्र रूप से, दबाव ना हो। बच्चे में हमेशा समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना है, ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे। अर्थात आपका जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल सही होगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 की ओर आते हैं कि बच्चों के कक्षा में प्रश्न, बच्चों को कक्षा में प्रश्न क्या होना चाहिए भाई? पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। क्या पूछने के लिए क्या करना चाहिए? तो हतोत्साहित करना चाहिए। सही है क्या? ऑप्शन बी, पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। ऑप्शन सी, पूछने से रोकना चाहिए। और चौथा, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बताइए क्या करना चाहिए बच्चों से? बच्चों को कक्षा में प्रश्न के लिए क्या करना चाहिए? तो पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। हतोत्साहित नहीं करना है, अनुमति तो बिल्कुल देना है भैया, रोकना नहीं है। इसका आंसर डी बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं हम लोग। अठहत्तर की ओर आते हैं हम लोग, 78 की ओर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है? क्या है भैया? मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा कैसा अधिगम, सार्थक अधिगम घटित होता है। बताइए कौन सा आपका ऑप्शन है जिसके द्वारा बच्चे में सार्थक अधिगम घटित, कौन सा नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? कौन सा निगेटिव है बताएं? पुनरावृत्ति एवं अभ्यास। यदि बच्चा बार बार पुनरावृत्ति करे, अभ्यास करे, तो वो चीजें मजबूती आएंगी उसमें। दूसरा निर्देश एवं संचालन, तीसरा अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, और चौथा है कंठस्थीकरण एवं स्मरण। चलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर होगा डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी होगा कंठस्थीकरण एवं स्मरण। इसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित नहीं होता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित नहीं होता है। इसका कोई अर्थ नहीं होता है। बच्चा रटता है, कंठस्थ करता है तो याद तो करेगा लेकिन आए दिन वो भूल जाएगा। इसलिए ये जो है ये सार्थक अधिगम का उदाहरण नहीं है, कंठस्थीकरण एवं स्मरण। ये बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर गलत है। बाकी सारा ऑप्शन आपका क्या है? सही है। ऑप्शन ए सही है, बी सही है और सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 कह क्या रहा है भाई?
क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ क के बच्चों को स्तंभ ख में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है? बताइए। मिलान करता है। प्रतिभाशाली, जो प्रतिभाशाली बच्चा होगा वो क्या करेगा? अधिगम क्या है, सृजनात्मक क्या है, अवधान कमी क्या है, अवधान कमी आती सक्रियता व्युत्क्रम क्या है, ADHD? बताइए। ऑप्शन फर्स्ट है धारा प्रवाह पढ़ने में कमी, बी है मूल समाधान के बारे में सोच सकता है, सी है आसानी से विचलित होने की आदत होती है, और डी है शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता है। अब बताइए। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको पकड़ना है। आप देखिए कैसे पकड़ सकते हैं। ADHD पता है ना? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अति सक्रियता। इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है, वो विचलित होता है। ध्यान रखिएगा, ADHD में बच्चा क्या करता है? वो विचलित होता है, किसी भी चीज़ पर लंबे समय तक ध्यान केंद्रित नहीं करता, आसानी से विचलित होने की आदत है। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर और होना चाहिए इसका तो यार। अच्छा, ऑप्शन इधर है, ऑप्शन नीचे है भैया, ऑप्शन नीचे है। बताइए तो डी का क्या होगा? तो डी का होगा आपका ऑप्शन नंबर जो डी है, डी का क्या होना चाहिए? तो डी का होना चाहिए आपका विचलित होने की आदत। और डी का 3, ऑप्शन डी का 3 है। तो आप मिलाइए कि डी का 3 कहाँ है, डी का 3 कहाँ है? डी का 3 है क्या? तो डी का 3 कौन कौन सा है? एक में है। डी का 3 कौन कौन है भैया? तो एक डी का 3 एक में है और डी का 3 सी में है। तो मिलाएंगे कि ए का 4 होगा, ए का 4 होगा या ए का डी का 3? जी बिल्कुल, और 3 है, अर्थात ए और सी ऑप्शन में से मिलाना है कि ऑप्शन ए होगा कि ऑप्शन सी होगा। ए है आपका, ध्यान रखिएगा 4, पहला का 4, प्रतिभाशाली, शीघ्रता से हम स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता। बिल्कुल, प्रतिभाशाली जो व्यक्ति होगा, जो प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा क्या करेगा भाई? तो प्रतिभाशाली व्यक्ति शीघ्रता से मतलब जल्दी से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता होता है। ये बिल्कुल आपका सही है, ये भी सही है, ये भी सही है आपका। आगे है अधिगम। सृजनात्मक बालक क्या करते हैं? जो सृजनात्मक बालक होते हैं वो मूल समाधानों के बारे में सोचते हैं, मूल समाधानों के बारे में सोचते हैं, ध्यान रखिएगा। और अधिगम क्या भाई? तो धारा प्रवाह पढ़ने में कमी है, धारा प्रवाह पढ़ने में कमी, वो अधिगम। ऑप्शन नंबर देख लीजिए क्या होगा? ए का डी, ए का डी, बी का 1, ए का डी, ए का डी, ए का डी, ए का डी, बी का 1, ए का डी, ए का डी, ध्यान रखिएगा, ए का डी, बी का 1, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है आपका। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है ये बिल्कुल सही है। ए का डी, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3 होगा इसका आंसर। ये मिला लीजिएगा, डी का 3 होगा जो आपको बताया गया यही होगा कि प्रतिभाशाली व्यक्ति क्या करते हैं भाई? तो प्रतिभाशाली जो व्यक्ति होंगे, जो प्रतिभाशाली व्यक्ति होंगे ये शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता उनमें होगी। अधिगम क्या है? तो धारा प्रवाह पढ़ने में कमी है। सृजनात्मक बालक मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है। और ADHD आसानी से विचलित होना। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 80 की ओर। क्वेश्चन नंबर 80 की ओर आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 80 कह क्या रहा है कि बच्चों की गलतियां क्या होती हैं भाई? बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देना चाहिए,
ऑप्शन बी अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। ऑप्शन सी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। और ऑप्शन डी है प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा भाई कि बच्चे की गलतियां, जो बच्चे हैं उनकी गलतियां क्या होती हैं, बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। जी नहीं, जब गलती होता है तो बच्चा स्वयं सुधारेगा। बार बार अभ्यास करने के लिए कहेंगे और तुरंत उसको नहीं सुधारेंगे। बच्चा स्वयं उस काम को करेगा, समस्या का हल करेगा, चिंतन करेगा और समाधान करेगा। ये गलती है। अधिगम का एक भाग है, गलतियां अधिगम का एक भाग है तथा उनको विचारों में अंतर्दृष्टि देती हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही है कि अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। बिल्कुल सही है। बच्चों की गलतियां अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। ऑप्शन सी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, यह बिल्कुल गलत है। प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं, यह भी गलती है। अर्थात जो 80 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा बी नंबर। समझ में आ रहा है क्या। चलिए बाकी आज का 10 क्वेश्चन हो गया। आप देख लीजिए कि कितना आप किए हैं, कितना क्वेश्चन सही हुआ है। बाकी हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चंस की संख्या बढ़ाएंगे, 15 करेंगे, 20 करेंगे। आप जुड़िए, पहले जुड़ करके करिए क्वेश्चंस की कितना क्वेश्चंस कर पाते हैं। बाकी के लिए आज इतना ही। यदि बार बार बोल रहे हैं कि हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दबा करके अपने मित्रों में। थैंक यू।